गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था भारतीय भूगोल का, उसमें हम पढ़ा चुके हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। तो आज हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि हम उसमें बताए थे कि भारत का जो उत्तर भाग है, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान था, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद तटवर्ती मैदान, इसके बाद जो द्वीप समूह है, 5 पार्ट में भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में, और उसमें भी सबसे पहले देखते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति है उसके बारे में, यानी हिमालय की उत्पत्ति। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो अनेक सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मिलान में वो पूछ लेता है। पहले यहाँ लिखिए कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। इसके बाद होम्स का संवहन तरंग का सिद्धांत, संवहन तरंग का सिद्धांत। जॉली का रेडियो एक्टिव तरंग का सिद्धांत, रेडियो एक्टिव तरंग का सिद्धांत। इसके बाद एक अपवर्तन चक्र WM डेविस द्वारा यह दिया गया था, WM डेविस द्वारा दिया गया था। तो इसमें हम इसके बाद यहां लिख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, ये दिया गया था वेगनर द्वारा, ये दिया गया था वेगनर द्वारा। तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे कोबर से और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, लेकिन ये कभी कभी मिलान में पूछ लेता है कि जो संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, होम्स ने दिया था। रेडियो एक्टिव तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, जॉली ने दिया था। अपवर्तन चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, WM डेविस ने दिया था। इतना ये याद रखिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, यहीं से हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। यहां लिखिए कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति क्या है ये मैंने बताया था, एक बार फिर से जान लीजिए भूसन्नति क्या है। भूसन्नति वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जिसकी गहराई क्या हो, कम हो, जिसकी गहराई कम हो लेकिन उसकी लंबाई क्या हो, बहुत विस्तृत हो, यानी लंबाई उसकी बहुत अधिक हो, गहराई कम हो, और वो कैसा एरिया होना चाहिए, जलीय एरिया होना चाहिए। ये मान लीजिए ये क्या है, एक जियोसिंक्लाइन है। इस भूसन्नति को जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। इसकी गहराई कम है लेकिन लंबाई इसकी अधिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं भूसन्नति। और कोबर ने इसको पर्वतों का पालना कहा है, भूसन्नति को कोबर ने पर्वतों का पालना कहा है। तो इस सिद्धांत को देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जो प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे तो उसमें पृथ्वी पे क्या है, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेट क्या होती हैं, तो प्लेट कुछ नहीं, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है और जो ऊपरी मेंटल है उसी को मिलाकर प्लेट बोला जाता है।
तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस वाले एरिया को मानते हैं ये पृथ्वी है मान लीजिए। तो ये पृथ्वी क्या है, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, पृथ्वी पे 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। यानी मान लीजिए कि पृथ्वी 7 बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। 1 2 3 4 5 6 7। एक प्लेट, ये 2 3 4 5 6 और 7। ये मान लीजिए कि पृथ्वी पे क्या है, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो ये प्लेट कैसे बनी, तो प्लेट का निर्माण जो क्रस्ट है, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, क्रस्ट प्लस जो ऊपरी मेंटल का जो पार्ट है, जैसे आप अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो इसमें जो ऊपर भाग है 120 किलोमीटर तक ये लगभग आता है क्रस्ट। इसके बाद ये वाला एरिया आता है मेंटल, मेंटल के बाद नीचे वाला एरिया आता है कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। तो जो ये क्रस्ट है, इसके बाद इस मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के जो एरिया है उसको बोलते हैं प्लेट। ये प्लेट 100 से 200 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। प्लेट 100 से 200 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। महासागर में प्लेट की चौड़ाई कम होती है, और जब ये भूभाग पे आ जाएंगे, यानी जो महाद्वीप में आ जाएंगे, तो इस प्लेट की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो महासागर में इसकी चौड़ाई कम होगी, और जो महाद्वीप होंगे उसमें चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी। तो ये प्लेट कहाँ गति करती हैं, ये प्लेट इसके नीचे यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। यहाँ पे ये मान लीजिए मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्थिनोस्फीयर, स्थिनोस्फीयर। जहां पे ये मैग्मा पाया जाता है उसको बोलते हैं स्थिनोस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। और इसी स्थिनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट क्या करती है, गति करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लेट लीजिए और उसको किसी नदी में फेंक दीजिए, तो प्लेट क्या है, उस नदी के जो धारा है, धारा के ऊपर वो क्या करती है, धारा के सहारे गति करती हैं। तो इसी तरह ये जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर ये प्लेट क्या करती है, गति करती हैं। और यही मैग्मा के कारण भी इस प्लेट में कभी कभी दरारें पड़ती हैं, ये प्लेट टूटती है, तो इस मैग्मा के कारण ही टूटती है। जैसे आप नदी में देखते होंगे कि जब धारा समतल है, यानी धारा स्थिर है, जब चल रही है, तो उसमें प्लेट आसानी से गति करता है। जैसी धारा की स्पीड बढ़ी, अब नदी में उथल पुथल होता है, तो प्लेट क्या होती है, कभी डूबने लगती हैं, कभी उठने लगती हैं। तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि जब मैग्मा स्थिर है, ये प्लेट उस पर गति करती हैं, लेकिन जैसे ही ये ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ये प्लेटें यहीं से कहीं से चटक जाएंगी, यानी प्लेटें यहाँ कहीं से टूट जाएंगी। तो ये है प्लेट 100 से 200 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। और एक यहाँ लिख लीजिए, महासागरीय प्लेट भारी होता है, महासागरीय प्लेट भारी होता है, महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है। महासागरीय प्लेट क्यों भारी होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट पाया जाता है। महासागरीय प्लेट पे बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। जो बेसाल्ट चट्टान है वो भारी होगा, और जो महाद्वीपीय है इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट प्लेट हल्की होती है। तो महाद्वीपीय जो प्लेट है उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, महासागरीय प्लेट में बेसाल्ट पाया जाता है। इसीलिए महासागरीय प्लेट भारी होती है। और जो प्लेट भारी होगी वो प्लेट अंदर की तरफ जाएंगी, जो प्लेट हल्का होगी वो प्लेट ऊपर की तरफ आएगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज का टक्कर हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। तो ये मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है,
द्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तो जो ये महासागरीय प्लेट है, जब इसमें टक्कर होगी तो ये प्लेट क्या होंगी, ये वाली प्लेट नीचे जाएगी, ये वाली प्लेट नीचे जाएगी और ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ेगी, ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ेंगी और जो महासागरीय प्लेट है वो नीचे की तरफ जाएंगी। तो जो भी प्लेट हेवी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जो भी प्लेट हल्का होगा वो प्लेट ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो प्लेटें हैं इसी पे स्टेनोस्फीयर, ये प्लेट जो है मैग्मा के ऊपर गति करता है, स्टेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है। तो जो हिमालय की उत्पत्ति के जो सिद्धांत में कोबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ये तो आप समझ गए। कोबर महोदय ने क्या बताया कि भारत क्या था, पहले ये मान लीजिए पैंजिया था, पैंजिया में एक अंगारा लैंड और एक ये वाला गोंडवाना लैंड। तो भारत क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और हम बताए हैं कि जब गोंडवाना क्रम की चट्टानें बन रही थी उस वक्त भारत यहाँ से क्या हो रहा था, अफ्रीका से यानी गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था और इसकी गति किधर की तरफ थी, अंगारा लैंड की तरफ थी, ये हम बता चुके हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जब भारत के यहाँ से विभाजन हुआ, मान लीजिए जैसे ये भारत चला यहाँ से, ये मान लीजिए दो पार्ट में टूटा, इधर अंगारा लैंड था, इधर अंगारा लैंड या इसको बोलते हैं लारेशिया। तो जब भारत ये गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की तरफ जैसे ही टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सागर बच गया, ये वाला एक सागर बच गया, क्योंकि भारत टूट के किधर, हिंद महासागर के थ्रू इधर अंगारा लैंड की तरफ चल रहा था। तो पहले क्या था कि जब दो पार्ट टूटा तो मान लीजिए भारत यहाँ लगा हुआ था मेडागास्कर के पास, अंगारा लैंड ये वाला था, ये मान लीजिए अंगारा लैंड था, तो बीच में एक सागर बच गया। तो इस सागर को क्या बोला जाता था, टेथिस सागर, इसको बोला जाता था टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो इस टेथिस सागर में क्या हुआ कि जब भारत खिसक रहा था किधर, अंगारा लैंड की तरफ, तो कभी ना कभी विषुवत रेखा पे रहा होगा। जब विषुवत रेखा पे रहा होगा तो इस पे बारिश हो रही होगी, जब बारिश हो रही होगी तो अनेक नदियां निकली होंगी और ये नदियां क्या रहेंगी, अपने तरफ से सेडिमेंट ला रही होंगी, अवसाद ला रही होंगी और अवसाद लाकर इस सागर में जमा कर रही होंगी। तो जब जैसे ही अवसाद ला के इस सागर में जमा कर रही थी तो इससे सागर में क्या हो रहा था, डिपोजिशन बढ़ रहा था, यानी अवसाद के यहाँ डिपोजिशन बढ़ते जा रहा था। तो कोबर साहब ने क्या बताया कि जब भारत गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रहा था, यानी जब इधर की तरफ बढ़ रहा था, इसी क्रम में क्या हुआ, ये मान लीजिए ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। इसके बाद ये मान लीजिए अंगारा लैंड का प्लेट है, जो भी चाइना वाला मान लीजिए प्लेट है, ये वाला प्लेट है। बीच में क्या था, टेथिस सागर था, टेथिस सागर। तो ये इसको बोलते हैं अग्र प्रदेश, ये दोनों को क्या बोलते हैं, अग्रदेश या अग्र प्रदेश, यानी अग्रभाग इसको बोलते हैं, फोरलैंड बोलते हैं। तो इस कोबर साहब ने क्या बताया कि जब भारत बढ़ रहा था इधर तो इसमें अवसाद धीरे धीरे जमा हो रहा है, यहाँ से अनेक नदियां मान लीजिए निकल के यहाँ अवसाद ला रही हैं, ये नदियां मान लीजिए यहाँ पे अवसाद ला रही है इस भूसन्नति में। तो जब ये
बढ़ रहा था, ये दोनों प्रदेश एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा था, जब आगे की तरफ बढ़ रहा था तो ये क्या हो रहा था, अवसाद के कारण, इसका कुबर साहब का सिद्धांत है, अवसाद के कारण ये धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ये मान लीजिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो जो इसके आगे वाले जो प्रदेश हैं, यानी जो फोरलैंड एरिया है ये वाला, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए अपने से जुड़ा हुआ है, तो जब ये जुड़ा हुआ है तो जब ये पार्ट नीचे जाएगा तो ये वाला पार्ट एक दूसरे की तरफ खिसकेगा। जब ये पार्ट एक दूसरे की तरफ खिसकेगा, मान लीजिए अपने तरफ खिसका, तो जैसे ही ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये क्या लगाएगा, इस पे बलन लगाएगा, यानी फोल्ड लगाएगा। मान लीजिए ये कोई एक, मान लीजिए ये वाला एरिया है, यानी ये मान लीजिए ये मान लीजिए प्लेट है, इस वाले एरिया को मानते हैं अग्रभाग, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया ये वाला अग्रभाग है, यानी एक ये वाला एरिया यहाँ पे मान लीजिए, ये वाला एरिया यहाँ पे मान लीजिए, और बीच में क्या है, नदियां लाके यहाँ अवसाद जमा कर रही है। तो जब अवसाद जमा कर रही हैं तो कोबर साहब ने बताया कि इस अवसाद के कारण ये जो बीच वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा था। जब नीचे की तरफ ये वाला पार्ट जा रहा था तो इसका मतलब ये वाला एरिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि ये धंसेगा तो ये वाला एरिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो कोबर साहब ने बताया कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, जो अवसाद था, तो इन जो एरिया है, जो फोरलैंड एरिया है, इन दोनों के कारण क्या हुआ कि इसमें बलन पड़ा। जब बलन पड़ा तो ये जो इसमें अवसाद जमा थे, ये अवसाद क्या हो गए, उठ गए, यानी अवसाद अपने आप से उठ गए। यानी पहले मान लीजिए अवसाद ऐसे था, और जब इधर से भी फोर्स लगा और ये वाला भी फोर्स लगा, यानी जब ये दोनों कन्वर्जेंस हो रहा था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जैसे मान लीजिए मेरा एक ये हाथ, एक ये वाला एरिया है, ये फोरलैंड का प्रदेश है, और ये वाला हाथ इस एरिया को दर्शा रहा है, तो और इसमें बीच में क्या है, मान लीजिए अवसाद है। तो जब ये दोनों क्या होंगे, जब खिसकेंगे, मान लीजिए दोनों एक दूसरे करीब आएंगे, तो इस पे क्या होगा, जोर लगा। जब इस पे जोर लगा तो ये वाला प्रदेश उठ गया। जब ये वाला प्रदेश उठ गया तो इसी से क्या हुआ, इसी हिमालय की उत्पत्ति हुई। यानी क्या लिख लीजिए कि कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, इसमें कैसे कैसे हुआ ये तो बता दिए, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए कि भूसन्नति में नदियां अवसाद जमा कर रही थी। नदियां क्या कर रही थी, अवसाद जमा कर रही थी, और इन्हीं अवसाद के दबाव के कारण जो जो भूसन्नति वाला एरिया है वो नीचे, भूसन्नति का क्षेत्र नीचे की तरफ धंसते जा रहा था, जिसके कारण इसके जो फोरलैंड एरिया है अग्रभाग, यानी इसको बोलते हैं फोरलैंड क्षेत्र, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, करीब आ रहे थे। और जब ये एक दूसरे के करीब आने लगे तो इसी क्रम में क्या हुआ, इसी के कारण क्या हुआ, इस फोरलैंड प्रदेश के कारण क्या हुआ कि इसमें बलन पड़ा है। इसी के कारण भूसन्नति में बलन पड़ा है, जिसके कारण हिमालय का उत्थान हुआ। हिमालय का क्या हुआ, उत्थान हुआ। तो इसमें जब बलन पड़ा तो यहाँ पे 3 टाइप के पर्वत बने। कोबर के हिसाब से यहाँ पे 3 पर्वत बने, यहाँ तो 2 पर्वत बने और एक पामीर बना। जैसे यहाँ पे ये शिवालिक मान लीजिए बाहर वाला भाग,
इसके बाद ये मध्य हिमालय, इसके बाद ये मेन हिमालय, मुख्य हिमालय। इसके बाद जो यहाँ पे बना ये वाला, ये है कुनलुन, ये हिमालय है। और ये चाइना में देखेंगे तियानशान के बाद यहाँ पे कुनलुन, यानी जो भारत से जो लगा हुआ एरिया है वहां पे है कुनलुन। और बीच में जो बना ये वाला, इसको यही है पामीर की गांठ, यानी ये है हिमालय, ये है कुनलुन और ये है पामीर की गांठ, ये है पामीर की गांठ, यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड, यानी पामीर का पठार यही है। और ये कैसा पठार है? दो पर्वतों के बीच में है, तो इसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार, यानी दो पठारों के बीच का जो पठार है उसको बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। तो ये पामीर का हिमालय बना, यहाँ से कुनलुन बना और यहाँ से पामीर का गांठ बना, यानी 3 तरह के क्षेत्र बने। तो यहीं से कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार यहीं से हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अब इनकी आलोचना क्या है? आलोचना, इनकी आलोचना ये की जाती है कि ठीक है, ये तो आज भी प्रासंगिक है, जो हिमालय, जो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पे इनकी आलोचना यहाँ की जाती है कि जो सेडिमेंट जो यहाँ इसमें जमा हो रहे थे, जो नदियों द्वारा लाया जा रहा था, ये अग्र प्रदेश से जो यहाँ से लाया जा रहा था अवसाद, और जो इसमें जमा हो रहा था, तो इस अवसाद का जो भार है इतना ज्यादा नहीं था कि इस भूसन्नति का अवतरण हो। यानी आप समझ रहे हैं कि 100-200 किलोमीटर, ये मान लीजिए कोई प्लेट है चौड़ी 100 से 200 किलोमीटर, और इसमें यहाँ पे भूसन्नति है, यहाँ पे ये मान लीजिए जियोसिंक्लाइन है। तो इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन ये था कि जो अवसाद यहाँ जमा हो रहा था उसका वेट इतना ज्यादा नहीं था, यानी उसका भार इतना ज्यादा नहीं था कि इस जो भूसन्नति का क्या हो, अवतरण हो। जब ये भूसन्नति का अवतरण होगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो ये अग्र प्रदेश को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। तो इसका वेट इतना ज्यादा नहीं था कि जो इसके क्या का हो, इसका अवतरण हो। और इसी को जो ये थ्योरी है, इसको आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको सही साबित करेगा। जो अवतरण के कारण इसका बलन नहीं हुआ, इसका जो बलन हुआ वो प्लेट के गति के कारण हो रहा है। तो यही आगे चलकर क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा अच्छे से। तो इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है, लिख लीजिए। हिमालय की उत्पत्ति में कोबर का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन जो भूसन्नति का अवतरण है अवसाद के जमा होने के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि अवसाद में उतना भार यानी वेट नहीं था, जिसके कारण अवतरण हो, यानी नीचे की तरफ जाए। इसका बाद में प्रतिपादन
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने किया। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी? तो जो ये अवतरण है, कोबर का सिद्धांत तो आज भी सही है, लेकिन जो ये अवतरण के जो कारण बताए थे कि इस अवसाद के कारण हुआ, तो इन अवसाद के कारण नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटों की टकराने की वजह से हुआ, यानी प्लेटों की गति की वजह से हुआ। लेकिन ये प्रशांत जो ये तैतीस सागर वाला जो भूसन्नति का सिद्धांत है, ये आज भी सही है, लेकिन इनका जो कारण था कि अवसाद के बलन से हुआ, ये प्रासंगिक नहीं है। तो इसी को बाद में आगे चलकर व्याख्या कौन करेगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको दिया था वेगनर महोदय ने। तो ये था कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।